तो आज हम लोगों को एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है विक्टिम के रिगार्डिंग। अभी तक हम एक्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे थे। आपके सिलेबस में 3 टॉपिक है, एक्यूट है, विक्टिम है और विटनेस भी है। तो विटनेस के रिगार्डिंग एक केस आपके सिलेबस में ऑलरेडी है, नीलम कटारा केस, और विक्टिम के रिगार्डिंग एक केस है महमूद नैयर आजम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। और बाकी वेयर प्रोविजंस मैं आपको नोट्स में शेयर कर दिया हूँ, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और केस में आप ब्रीफ में आज डिस्कस कर देता हूँ। तो आप जैसा कि केस पे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि केस का नाम ये है महमूद नैयर आजम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे इसकी ये है, और इस केस को डिसाइड हुआ है अगस्त 3 अगस्त 2012 को डिसाइड हुआ है केस। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट किस पॉइंट पर है, मॉनेटरी कंपनसेशन के पॉइंट पर ये केस है। और इसमें फैक्ट जो है, फैक्ट एक्चुअली अर्बन नक्सलाइट एक वर्ड यूज होता है। अर्बन नक्सलाइट एक क्या होता है कि ट्रेंड वर्ड यूज हो गया है। जो पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा भी गरीबों का सपोर्ट लेते हैं, तुरंत उनको आप अर्बन नक्सलाइट यूज करते हैं। और उनको जेल में आप अरेस्ट कर देते हैं और अरेस्ट करके जेल में बंद कर देते हैं, और अमीरों के प्रति जो भी डिसीजन होते हैं उनके फेवर में आप डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि गरीबों के बारे में और गरीबों के लिए और अमीरों के लिए लॉ इंडिया में कैसे काम कर रहा है, आपको इस टाइम भी दिख रहा होगा। और हमेशा ही दिखता है, गरीबों का शोषण हमेशा ही होता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो। जो कमज़ोर रहेगा उसका शोषण होगा, बस यही रूल है और कुछ नहीं है इसका। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, इसके सिवा और कुछ नहीं कहना है। इस पॉइंट को डिस्कस किसने किया था? इस पॉइंट को ऑनरेबल जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन ने डिस्कस किया था, और ऑनरेबल दीपक मिश्रा जी थे। इसमें डिवीज़न बेंच का जजमेंट था, और जजमेंट जो लिखा गया है ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा जी द्वारा लिखा गया है। तो राधा हो गए, राधा कृष्ण हो गए, और राधा कृष्ण के साथ दीपक भी हो गया। तो इस तरह से राधा कृष्ण दीपक का जजमेंट है डिवीजन बेंच का। फैक्ट का आप समरी में देख रहे होंगे कि फैक्ट में मैंने थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लिखा है, फैक्ट्स लिखा है, मीनिंग ऑफ लाइफ। मीनिंग ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग 3 केस डिसाइड किया हूँ, मेंशन किया हूँ, जिसमें कि आप डीके बासु का केस है। डीके बासु का केस मैं यहाँ थोरोली डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी जब मैं इनिशियल टॉपिक पढ़ा रहा था तो राइट ऑफ एक्यूट में मैं डीके बासु की पूरी गाइडलाइन 11 गाइडलाइन थी, सबको डिस्कस कर चुका हूँ। और श्रीमती किरण बेदी का भी एक केस है, जिसमें कि बहुत ही एक पॉइंट है। किरण बेदी का केस में ये हुआ था कि एक टाइम था जिसमें कि ये आईपीएस थी, और उस दौरान पुलिस एडवोकेट द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था, और उसी के काउंटर में जो भी विरोध बढ़ा होगा, काउंटर में किरण बेदी उसमें इंचार्ज थी, और उन्होंने लाठी चार्ज करवा दिया था एडवोकेट के ऊपर। तो आप देखे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले भी एडवोकेट और पुलिस में जब झड़प हुई थी, तो उस समय वो क्या बोलते हैं, किरण बेदी जी का स्टेटमेंट पुलिस के फेवर में ही आया था। तो बाद में ट्वीट उनका पुलिस के फेवर में आया था, बाद में विवाद बढ़ा तो उनको अपना ट्वीट वापस लेना पड़ा था, डिलीट करना पड़ा था। तो ये केस श्रीमती किरण बेदी का भी केस के नाम से उनके खिलाफ एक इंक्वायरी बैठी थी, उसको उन्होंने चैलेंज किया था। और यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। यहाँ पर एक हम वो करना भूल गए हैं, यहाँ पर एक उस तरह से होता है, एक मतलब कि कॉमा क्लोज़ कर देते हैं हम, कॉमा क्लोज़ करके फुल स्टॉप दे लेते हैं। तो यहाँ पर एक यूडीएचआर का भी हम अब ज़िक्र करेंगे। और यहाँ पे इस पॉइंट पर मॉनेटरी कंपनसेशन के लिए क्लेम किया गया था। मॉनेटरी कंपनसेशंस जनरली एक नया-नया टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कहीं लिखा तो नहीं गया है कि किसी व्यक्ति को आप कम मॉनेटरी कंपनसेशन देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 के अंतर्गत बहुत सारे केसेस हैं, जिसमें मॉनेटरी कंपनसेशन दिया गया है विक्टिम को। तो मॉनेटरी कंपनसेशन के रिगार्डिंग जब जाएँगे तो हमें 3 केसेस मिलेंगे, 3 केसेस में आप अमाउंट देखेंगे। तो जो शुरू के 1993 का जजमेंट है, स्टेट ऑफ नीलावती बेहरा का जजमेंट है। देखिए, जब हम आप रुदल शाह का केस लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पढ़े होंगे, तो रुदल शाह से ही वहाँ से ही मॉनेटरी कंपनसेशन विक्टिम को दिया जाना शुरू हो जाता है। तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे रुदल शाह को दिया गया था, फिर भीम सिंह के केस को में दिया गया, फिर नीलावती बेहरा के केस में दिया गया, फिर बहुत सारे ऐसे जजमेंट आते गए जिसमें कि मॉनेटरी कंपनसेशन दिया गया। तो इसमें 3 जजमेंट आपके जजमेंट में साइट किए गए हैं इस मेन जजमेंट में, तो इनसे इनके हेल्प से मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूँगा। तो मॉनेटरी कंपनसेशन के रिगार्डिंग 3 केस हैं, एक केस आपका नीलावती बेहरा केस है, दूसरा आपका हरदीप सिंह का केस है, और तीसरा केस आप देखेंगे कि इसमें खुद का ये अपना जजमेंट है, ये जजमेंट जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने मॉनेटरी कंपनसेशन अलाउ किया था।
अगर आप पहले वाले जजमेंट में देखेंगे श्रीमती नीलावती बेहरा का, तो इसमें आपको 1.5 लाख का अमाउंट कंपनसेशन दिया गया था। केस का नाम है श्रीमती नीलावती बेहरा। श्रीमती नीलावती बेहरा एक विक्टिम की माँ होती हैं, उनको कंपनसेशन मिलता है। हरदीप सिंह के केस में हरदीप सिंह कोचिंग सेंटर होता है, कोचिंग सेंटर चलाने वाला होता है, उसको कंपनसेशन मिलता है। तो हरदीप सिंह के केस में 2 लाख मिला। तो पहले केस में आप देख रहे हैं 1.5 लाख मिला, दूसरे केस में 2 लाख मिला। जो तीसरा केस जो आपके स्क्रीन पर है, महमूद नैयर का केस है, इसमें 5 लाख का कंपनसेशन मिला। तो 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख इस तरह का कंपनसेशन मिला है और फाइनली विक्टिम को कंपनसेशन यहाँ पे मिला है। तो ब्रीफ फैक्ट में हम जाते हैं, या ये जो तो इंट्रोडक्शन लिखने का जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब अभी आप देखे होंगे जब गरीबों के मामले में आता है तो गवर्नमेंट का एक भी वर्ड नहीं आता है, और जैसे ही अमीरों की बात आती है सब कुछ क्लियर हो जाता है। मैं यही, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जब एक मिनिमम बैलेंस का कंसेप्ट आया था, तो जिनके अकाउंट में 3000 बैलेंस नहीं थे उनके अकाउंट से आपने बैलेंस काट लिया, मतलब मिनिमम बैलेंस करोड़ों गरीबों का आपने काट दिया। लेकिन आपको ये पता नहीं चल पाया कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के अकाउंट में कितना पैसा डेबिट में जा रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 3000 का आपके पास डिटेल आ गया, करोड़ों कस्टमर का 3000 से कम था उसका डिटेल आ गया, लेकिन अरबों रुपए का जिसका डेबिट था, जो पेड नहीं कर रहा था, उसके बारे में आपको डिटेल नहीं आ सका और वो सब देश छोड़ कर के चले गए। तो इस तरह के पॉइंट है, सरकार को भी इस बात पे ध्यान में रखना चाहिए कि नहीं, ये सरकार फाइनली गरीबों के लिए है और गरीब भी देश का पार्ट है, ऐसा नहीं कि वो बाहर से हैं। अब इसमें हम फैक्ट्स ऑफ द केस में आएँगे, केस का फैक्ट में जब हम जाएँगे, तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, हर एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक नाम है महमूद नैयर आज़म। अब एक ये आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं जिनके पास एमए, बीएस की डिग्री होती है। एमए, बीएस की डिग्री होती है, मेडिकल की एक डिग्री है। और वो अपना छत्तीसगढ़ के एक पिछड़े एरिया में, बैकवर्ड एरिया में वहीं पे वो रहते हैं अपने फैमिली के साथ, उनके साथ उनकी वाइफ है और उनकी एक बेटी भी है जो शादी करने लायक होती है। तो अपना फैमिली के साथ रहते हैं छत्तीसगढ़ में ही, और वहाँ पे जो लोकल एरियाज़ के लोग हैं, उनको लिटरेट करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं और उनको समझाते हैं कि देखो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं, तुम्हें लूट करके लेके चली जा रही हैं, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, तुम्हारा शोषण हो रहा है। तो जो भी होता है, तो इस तरह से जो वहाँ के लोग उठ खड़े हुए और जो पुलिस और उद्योगपतियों की मिली-भगत थी, जो कोयले की लूट थी, बाकी चीज़ों की लूट थी, उसका विरोध करना शुरू किए। तो उद्योगपतियों और पुलिस को ये सब कुछ जब टार्चर होने लगा, तो उद्योगपतियों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारा पैसा दे करके इनके ऊपर एक एलिगेशन लगाया जाता है और वहाँ से इनको स्टार्ट करना, इनको यहाँ पे टॉर्चर करना शुरू होता है। तो टॉर्चर की कहानी ये शुरू होती है कि पहले तो उनको नॉर्मल केस में वैसे ही सिक्योरिटी देने के लिए कहा जाता है कि नहीं, आपके यहाँ प्रेज़ेंट होने से पीस एंड सिक्योरिटी का खतरा है। तो नॉर्मल सिक्योरिटी की डिमांड होती है, आपको स्क्रीनशॉट में या 2 सेक्शन में कोट किया हूँ, 110 एंड 16 का है, नॉर्मल सेक्शन है। बाद में एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, एफआईआर का सेक्शन 420, 427, 379 है और उनको थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करने के मामले में उनको अरेस्ट किया जाता है। तो जब चोरी करने के मामले में अरेस्ट किया जाता है, तो आपको मालूम है कि एक्यूज़्ड के बहुत सारे राइट होते हैं। पहला राइट तो यही होता है कि विदिन 24 आवर में मजिस्ट्रेट को सामने प्रोड्यूस करना है और जब तक कि मजिस्ट्रेट आपको ऑथराइज़ नहीं कर दे, आप पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते और जहाँ के लिए ऑथराइज़ करेगा, वहीं पे आपको रखा जाएगा। लेकिन इस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने टाइमली वो नहीं किया, प्रोड्यूस नहीं किया और लॉकअप में बहुत ज़्यादा दिन तक रखा, वहाँ पे टॉर्चर किया और लास्ट में क्या हुआ, टॉर्चर के साथ-साथ उनको क्या दिया गया कि एक प्ले कार्ड दिया गया और प्ले कार्ड दिया गया, प्ले कार्ड पे लिखा गया था कि मैं डॉक्टर एमएन आज़म खां आज़म छल छल माने होता है चीटिंग करने वाला हूँ। मतलब कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो लोगों के साथ छल करता हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो कपटी करता हूँ, उनको धोखा देता हूँ। छल, कपटी एवं एवं माने और चोर हूँ, बदमाश हूँ। मतलब कि एक प्ले कार्ड लिखा गया और प्ले कार्ड लिख कर के इनको पकड़ा दिया गया ज़बरदस्ती और उसका फ़ोटो खींच लिया गया। फ़ोटो खींच कर के अखबार में छपवाया गया कि देखो, देखो ये तो ये है महमूद नैयर जो है, अपने आप ही कह रहा है कि मैं छल कपटी एवं चोर बदमाश हूँ। इस तरह की बातें लिखवा करके ज़बरदस्ती हाथ में प्ले कार्ड पकड़वा करके
उसको न्यूज़पेपर में छपवाया जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक नेक्सस था पुलिस और इंडस्ट्रियलिस्ट का, और इस तरह से टार्चर किया जाता है और थर्ड डिग्री के का भी टार्चर किया जाता है, बहुत मारपीट होती है, मारा-पीटा जाता है। और फाइनली क्या होता है कि उन्होंने लास्ट में कंप्लेंट टू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उन्होंने ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेन किया। आप देख रहे हैं कि जितने कमीशन हैं, जहाँ भी कमीशन है, समझ लीजिए कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के एक एजेंट की तरह काम करते हैं। अगर गवर्नमेंट अपोजिट पार्टी की है स्टेट में, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या नेशनल वुमेन कमीशन एक्टिव रहेगा। अगर अपोजिट पार्टी की सरकार नहीं है, सेम पार्टी की सरकार है, एक डेड बॉडी की तरह काम करते हैं सब। ये सब कुछ नहीं है, भरोसे के लायक एकदम नहीं है सब, चाहे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो, चाहे आपका वुमेन्स नेशनल कमीशन, जो भी हो। अगर रूलिंग पार्टी अगर सेम अगर रूलिंग पार्टी कांग्रेस की सेंटर में और स्टेट में सेंटर है, तो वहाँ पे कमीशन साइलेंट रहेंगे। उसी तरह से रूलिंग पार्टी या ह्यूमन राइट कमीशन सेंटर में मोदी जी की और स्टेट में यूपी गवर्नमेंट यूपी बीजेपी गवर्नमेंट की है, ये कमीशन डेड बॉडी की तरह काम करेंगे। यहाँ पे इनका कोई कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने वहाँ पे एक्शन लिया, तो आप मान लीजिए कि वहाँ पे अपोजिट पार्टी की गवर्नमेंट रही होगी। ये सेटल्ड प्रिंसिपल, इसमें कोई डाउट कभी करना ही मत। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इसको इन्होंने कंप्लेन किया, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने उसको एसपी को उन्होंने लिख करके भेजा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसा-ऐसा हो रहा है, इस मैटर में आप रिपोर्ट सबमिट करिए। और फाइनली रिपोर्ट जब सबमिट होती है, तो सब कुछ डिस्क्लोज़ हो जाता है, और वहाँ पे बाद में अब कंपनसेशन के लिए क्लेम किया जाता है। बाद में एक्विटल हो जाते हैं नैयर साहब, और जब नैयर साहब एक्विटल हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो केस करते हैं। केस 3 पॉइंट पे करते हैं। पहला पॉइंट डिफेमेशन का केस करते हैं। कहते हैं कि देखिए भाई, डिफेमेशन तुम लोगों को मालूम है कि डिफेमेशन 2 तरह के होते हैं। सिविल डिफेमेशन होते हैं, क्रिमिनल डिफेमेशन होते हैं, और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जाओगे तो उसमें भी 2 होते हैं। एक लिबेल होते हैं, एक स्लैंडर होते हैं। ये सब डिस्कस करने की चीज़ नहीं है। तो डिफेमेशन का उन्होंने कहा कि आपने मुझे प्ले कार्ड पकड़वा करके, आपने फ़ोटो लिया, पुलिस ऑफिसर ने फ़ोटो खींच करके पूरे न्यूज़पेपर में आपने छपवाया, और मेरा डिफेमेशन हुआ। क्या आपने छपवाया? आपने छपवाया था कि मैं आपने यही छपवाया था कि मैं छल कपटी एवं चोर बदमाश हूँ। इस तरह का स्टेटमेंट ज़बरदस्ती मारपीट करके, प्ले कार्ड पे लिख करके, मुझसे पकड़वा करके छपवाना, ये मेरा डिफेमेशन था। और उन्होंने दूसरे पॉइंट पे कहा कि इसकी वजह से जब वाइफ ने ये सब देखा, और तब मैं मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार देखा, न्यूज़पेपर देखा और लोगों के ताने सुने, वो मेंटली अनवेल हो गई, और पहले भी थी और अभी तक है वो। कहाँ है भाई? ये छोड़ नहीं रहा है हाथ। अच्छा, ये बारिश का हाथ पकड़ लिया था। अब बारिश का मौसम है, कोई हाथ पकड़ ले ना छोड़े तो ठीक ही है, उसमें क्या दिक्कत है। तो हिज वाइफ क्या हुआ, हिज वाइफ कह रहा, उसका कहना था कि मेरी वाइफ मेंटली अनवेल हो गई थी। और अब तीसरी बात इन्होंने कहा कि मेरे डॉटर की जो शादी थी, लोगों ने जब न्यूज़पेपर में लोकल एरिया में पढ़ा कि इसका बाप तो चोर है, छल है, कपटी है, नक्सलाइट है, गुंडा है, ये सब। देखो एक बात और है, इसमें नक्सलाइट वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान में रखना। ये समझने का एक तरीका है बस। तो इन्होंने कहा कि डिफेमेशन हुआ है, इसकी वजह से मेरी वाइफ का मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, मेरी डॉटर की शादी करने में प्रॉब्लम हुई है, इसलिए मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को कंसीडर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के जजमेंट को डिस्कस किया। और पहले के जजमेंट में आप देख रहे हैं कि एक पहला जजमेंट डी के बासु का केस है, सबसे बेस्ट जजमेंट है, जिसको कई पॉइंट पे डिस्कस किया गया है। लेकिन इस सिलेबस के पर्पज से हमें ये डिस्कस करना है कि राइट टू लाइफ का मीनिंग क्या है, क्योंकि आर्टिकल 21 को बेस बना करके हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल 21 सीधा-सीधा कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो वहाँ पे कहता है लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी, ऑफ नहीं होना चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी होना चाहिए। यहाँ पर एक करेक्शन है, ऑफ की जगह ओहो, पार्थ इसको लिख लेना यार, यहाँ पे आर जी होना सर। चाहिए, एक करेक्शन है यहाँ पे, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी होना चाहिए। अ, तुम्हें पूरा भरोसा रहता है कि तुम क्लास अटेंड कर ही रहे होगे। चलो तुम भी डटे रहो, फ्यूचर में तुम्हें हेल्प मिलेगा इसका। द एक्सप्रेशन लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में कहा गया था कि इट इंक्लूड्स डिग्निफाइड लाइफ्स। इसका सबसे बड़ा रिमार्केबल वर्ड यही था कि जैसे हम मेनका गांधी से शुरू करते हैं, जिसमें कि जस्टिस भगवती ने यही तो कहा था कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डिग्निफाइड लाइफ।
इसमें भी ये बात कहा गया, उसी को रिपीट किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड डी के बासु में जो लाइफ का मीनिंग एक्सटेंड किया था, ये वर्ड था। जो मीनिंग एक्सटेंड किया था उसका मीनिंग ये था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कही गई थी कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स गारंटी। इसमें एक मिनट, ये कहता है कि गारंटी अगेंस्ट टॉर्चर एंड असॉल्ट बाय स्टेट आर इट्स फंक्शनरीज। कह रहा है कि राइट टू लाइफ में टार्चर के खिलाफ एक गारंटी है कि कोई व्यक्ति टार्चर नहीं करेगा। मतलब राइट टू लाइफ में क्या इंक्लूड होता है, तो राइट टू लाइफ में डिग्निफाइड लाइफ इंक्लूड होता है। और डिग्निफाइड लाइफ में क्या इंक्लूड होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई स्टेट या उसका इट्स फंक्शनरीज, स्टेट की फंक्शनरीज क्या हो गए, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, या उसका ऑफिसर्स हो गए, फंक्शनरीज हो गए। तो वही कह रहा है कि स्टेट या इसकी फंक्शनरीज किसी भी व्यक्ति को टार्चर नहीं करेगी। यह चीज भी राइट टू लाइफ जैसा कि आर्टिकल 21 में मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे लिखा गया कि ये जो है, ये जो टार्चर न करने का राइट है, ये कहाँ अवेलेबल है? ये किसका कहा गया कि इसमें तीनों स्टेज पर अवेलेबल है, चाहे तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे इंट्रोगेशन हो, या अदरवाइज हो। मतलब ये राइट जो है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के अवेलेबल ही रहेगा, बाकी के मामले में नहीं अवेलेबल रहेगा। नहीं, सारे मामले में अवेलेबल रहेगा। तो इसलिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन डी के बासु का केस का ये रहा कि एक तो गाइडलाइन उन्होंने दिया, जैसा कि पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और दूसरी बात कि राइट टू लाइफ की मीनिंग को एक्सटेंड कर दिया गया और कहा गया कि इसके अंतर्गत गारंटी अगेंस्ट टार्चर भी आता है, और यह गारंटी अगेंस्ट टार्चर इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी अवेलेबल है, यह गारंटी इंट्रोगेशन और अदरवाइज भी अवेलेबल है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 22 को भी डिस्कस किया गया था, जिसमें कहा गया था कि विद इन 24 आवर में एक्यूज को प्रेजेंट करना चाहिए मजिस्ट्रेट के सामने। तो इस राइट का भी वायलेशन हुआ था। आर्टिकल 20 क्लास 3 भी कहता है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। सेल्फ इंक्रिमिनेटरी रूल का भी यहाँ पे वायलेशन हुआ था। ये सब चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी थी। और अरेस्ट कैसे करना है, ये सब सेक्शन 41 में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सब सारे पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे डिस्कस करना है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ऑन ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1948 में आया हुआ है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। और इसका आर्टिकल 5 है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 5 में भी कहा गया था राइट अगेंस्ट टार्चर, मतलब टार्चर के खिलाफ राइट है। इसमें कहा गया था, पॉइंट देखो इसमें कहा गया है, सॉरी, कहा गया है कि नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टार्चर आर क्रूअल आर इनह्यूमन आर डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट आर पनिशमेंट। इसमें यही बात है कि जो टार्चर किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति को टार्चर या क्रूअल बिहेवियर या इनह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट या पनिशमेंट नहीं किया जाएगा। अब यूडीएचआर को भी हमने देख लिया और आप डी के बासु केस को भी देख लिया। अब बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गया कि राइट टू लाइफ के अंतर्गत टार्चर का भी राइट, टार्चर के खिलाफ भी राइट है। और इसी तरह की एक बात श्रीमती किरण बेदी के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसमें कहा था कि ए गुड रेपुटेशन इज एन एलिमेंट ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वलिटी। इसमें कहा गया था कि रेपुटेशन भी जो है, जैसे हम लोग कहते हैं कि रेपुटेशन का क्या मतलब है, रेपुटेशन तो राइट टू लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा? राइट टू लाइफ में भी आएगा, क्योंकि एक व्यक्ति से कहा गया, भी माना भी जाता है कि डिफेमेशन और प्रॉपर, मतलब रेपुटेशन और प्रॉपर्टी में कौन ज्यादा वैल्यूएबल है? तो रेपुटेशन और प्रॉपर्टी में रेपुटेशन ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर आप प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है तो प्रॉपर्टी दोबारा से गेन कर लेंगे आप, लेकिन एक बार रेपुटेशन का लॉस हो जाता है तो गेन नहीं हो पाता है। तो इसमें श्रीमती किरण बेदी के केस में कोर्ट ने कहा था कि गुड रेपुटेशन जो होता है वो पर्सनल लाइफ का एक पार्ट है, जो कि एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की तरह प्रोटेक्टेड है। तो आपने देखा होगा कि गुड रेपुटेशन को भी लाइफ का एक पार्ट माना गया है। और यहाँ से हमारा मीनिंग, लाइफ का मीनिंग क्या है, वो कंप्लीट हो गया। अब इस बात से क्लियर हो गया कि नहीं, महमूद नैयर के साथ जो टार्चर हुआ था वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन था। और अगर आर्टिकल 21 का उल्लंघन था तो अब इनको कंपनसेशन कितना मिलना चाहिए? अब कंपनसेशन कितना मिलना चाहिए, इस सेकेंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट था कि वेदर देयर वाज ए वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ ऑफ द महमूद नैयर, आंसर वाज दैट यस।
how on the basis of the ratio of the DK Basu case, UDHR Article 5 and Srimati Kiran Bedi case, it was settled that there was the violation. अब कंपनसेशन का अमाउंट कितना मिलना चाहिए, इस पर 3 केस है। नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का एक केस मैं बता दे रहा हूँ। पुलिस की यहाँ कंप्लीट गुंडागर्दी है ये। इसमें क्या हुआ था कि एक गरीब आदमी होता है, उसको घर से पुलिस लेकर के जाती है, उसको बताती ही नहीं कि नहीं हम मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, कैसे ले जा रहा हूँ और ले जाकर के पुलिस स्टेशन में उसको बहुत ही टार्चर करती है और फाइनली पुलिस टार्चर के दौरान उसका डेथ हो जाता है। अब पुलिस ने उस डेथ को सुसाइड शो करने के लिए रेलवे ट्रैक पर ले जाकर के उसको लिटा देती है और जब रेलवे क्रॉस करती है, जो ट्रेन क्रॉस करती है तो बॉडी जो है कई पार्ट में कट जाती है। और अब उसकी माँ होती है, एक असहाय माँ होती है, से उसकी जो बच्चे की माँ होती है, अब वो पुलिस से इस तरह के वो डिमांड करने लगती है, तो कुछ लोग उसको सपोर्ट करते हैं, कुछ एनजीओ उसको सपोर्ट में आते हैं और पीआईएल फाइल होती है, मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 के अंतर्गत इस मैटर को कॉग्निजेंस लिया और वहाँ पे वो दिया क्या कंपनसेशन दिया गया। कंपनसेशन कितना दिया गया था? कंपनसेशन 1,50,000 दिया गया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहा गया था कि आर्टिकल 21 इज ए रेमेडी अवेलेबल टू पब्लिक लॉ एंड इज बेस्ड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ गारंटीड बेसिक एंड कहा कि आर्टिकल 21 जो है एक रेमेडी देता है और इस रेमेडी को आर्टिकल 32 में भी एग्जॉस्ट कर सकते हैं, 21 में भी एग्जॉस्ट कर 26 में भी एग्जॉस्ट कर सकते हैं और ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर किसी व्यक्ति ने अगर किसी सिटीजन के राइट का वायलेशन किया है तो उसकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनती है, उसमें कंपनसेशन देना पड़ेगा। और फाइनली यहाँ पे उसकी माँ को 1,50,000 का कंपनसेशन दिया गया और सुप्रीम कोर्ट की लीगल एड कमेटी थी जिसने श्रीमती नीलावती बेहरा को सपोर्ट किया था, उसको भी 10 लाख का अमाउंट दिया गया। तो मिला जुला करके अगर विक्टिम की बात किया जाए तो यहाँ पे विक्टिम को 1,50,000 का कंपनसेशन मिला और यह केस तुम्हें अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिखना है। ये मत कह देना कि नहीं विक्टिम के रिगार्डिंग सर सिर्फ महमूद नैयर का एक केस डिस्कस किए थे, नहीं। विक्टिम के रिगार्डिंग तुम्हारा एक केस नीलावती बेहरा का भी डिस्कस हो गया, अभी एक केस और डिस्कस करूंगा। अब दूसरा केस हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का है। यह बेचारा एक अपने यहाँ पे एक कोचिंग सेंटर चलाते रहता है, लेकिन कोचिंग सेंटर से कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है और पुलिस की मिलीभगत की वजह से पुलिस ने उसको आती है और सबके सामने ही उसको उसके साथ टार्चर करती है और उसके हाथ में हथकड़ी लगा करके, जबकि कई बार कहा गया कि जब तक कि बहुत नेसेसरी ना हो वहाँ पे हाथ में हथकड़ी नहीं लगाकर अरेस्ट करेंगे, वहाँ पे आप हाथ में हथकड़ी लगा करके पुलिस लेकर जाती है और पूरी न्यूज़पेपर उसको हथकड़ी के साथ मतलब एक हार्डकोर क्रिमिनल की तरह न्यूज़पेपर में शो करता है। देखिए आजकल के पहले के भी क्या जो मीडिया होती है और आज के भी मीडिया होती है, एकदम टोटली बायस्ड हैं। आप मीडिया के रिगार्डिंग कुछ भी मत देखा करिए, हाँ, जब थक हार जाइए तो एंटरटेनमेंट किया करिए। खुद का अपना फैक्ट एक बार पा जाते हो उसको चेक करो, उसका वेबसाइट पे जाओ, गवर्नमेंट के गजट हैं, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है, वहाँ से शेयर करो और वहाँ से इंफॉर्मेशन कुछ करके अपना हमेशा लिखने का प्रयास करो। फेसबुक बहुत ही एक फायदेमंद चीज है, फेसबुक यूज करो लेकिन अपना लिखा हुआ यूज करो, अपने लिखने की आदत डालो। ये नहीं किसी ने लिख दिया तो हम शेयर करें, नहीं, हम बॉस हम क्यों किसी का शेयर करेंगे, हम खुद वो चीज लिख सकते हैं। हमने आज तक मतलब कि लगभग 2.5 साल में मैंने कम से कम 2500 वर्ड मतलब 2500 पेजेस मतलब फेसबुक के ही माध्यम से लिखा है। मतलब कि मान लो कि तुम एवरेज मिला लो तो मतलब कि जब से तुम्हारे सेमेस्टर में आया हूँ, मतलब कि तुम्हारे फरवरी महीने से स्टार्ट किया हूँ एविडेंस। फरवरी महीने में 215 पेज लिख दिया, अब तक एविडेंस लिख दिया और 100 पेज मैं सीआरपीसी में ऐड कर दिया। मतलब फरवरी महीने से लेकर के अब तक मैंने तुम्हें लगभग 350 पेज फेसबुक पे लिख दिया। सब कुछ फेसबुक पे लिखता हूँ। हाँ, हैबिट है, लिखो, लिखना चाहिए, तो उसका यूटिलाइज करो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ही वाज हैंडकफ्ड, उसको हैंडकफ किया गया और पूरे मीडिया में वो किया गया, प्रचारित प्रसारित किया गया और जब उसकी बहन देखी, जो बड़ी बहन थी, वो देख करके शॉक्ड हो गई और उस बेचारी का डेथ हो गया। तो अब बाद में पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या किया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जानबूझकर उस केस को डिले कर रहा था, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जानता था कि अगर इसके केस को हम जल्दी से डिसाइड करवा देंगे तो एक्विटल हो जाएगा, ये फिर से अपना कोचिंग शुरू कर देगा। एक पर्सनल दुश्मनी निभा रहा था और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जानबूझ करके डिले कर रहा था और इसने सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख का कंपनसेशन दिलवाया।
कितना दिलवाया कंपनसेशन? तो 2 लाख का। तो विक्टिम के रिगार्डिंग दूसरा लीडिंग केस हो गया। पहला लीडिंग केस तो एक और केस है जो भी मैं बता रहा था कि जो रुदल शाह का केस है। रुदल शाह का केस ठीक है, इस केस में साइट नहीं किया गया था, मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। लेकिन रुदल शाह के केस से ही तुम लोग अपना स्टार्टिंग करना, कभी जहाँ पर भी विक्टिम के रिगार्डिंग स्टार्ट करना। तो एक केस हो गया नीलावती बेरा का केस, जिसमें कि बच्चे को ट्रैक पे लिटा दिया गया था, मारपीट करके, पुलिस कस्टडी में डेथ था, उसका मैटर था। एक था हरदीप सिंह का, कोचिंग सेंटर वाले को ले जाकर अरेस्ट करके हैंडकफ करके इस तरह का किया गया था। वहाँ पे 2 लाख का कंपनसेशन दिया गया। तीसरा बात रही महमूद नैयर साहब की, तो महमूद नैयर के केस में 5 लाख का दिया गया। लेकिन इसकी जो फिलॉसफी है, जबरदस्त फिलॉसफी है। इसी फिलॉसफी का मैं मतलब कि बहुत तारीफ करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने रीजनिंग क्या दिया देखो। सुप्रीम कोर्ट ने एक रेपुटेशन का वैल्यू बताया कि रेपुटेशन होने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति का अ, जैसे सोशल ह्यूमिलिएशन हो जाए, सोशल ह्यूमिलिएशन मतलब क्लास में, मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई गाली गलौज कर दे, तो जो भी रेपुटेशन अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा? कह रहा है कि सोशल रेपुटेशन जब डिस्ट्रॉय होता है, मतलब कि जब डिफेमेशन होता है, तो लाइफ के जीने का फिलॉसफी कोई खत्म कर देता है। क्योंकि हर एक आदमी अपने फिलॉसफी पर ही काम करता है। हर एक आदमी की फिलॉसफी, अगर वो फिलॉसफी मजबूत है, तो वह आदमी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल है, उसको आप कमजोर नहीं कर सकते। हर बाधाओं में क्रॉस कर जाएगा। जबकि जिसकी, जैसे कि हमारी फिलॉसफी है कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए लिखना है तो लिखना है। यह एक मेरी फिलॉसफी है। तो इस मजबूत फिलॉसफी की वजह से आदमी स्ट्रांग रहता है। लेकिन अगर आदमी की फिलॉसफी खत्म हो जाए, वह फिलॉसफी कैसे खत्म हो सकती है? अगर किसी मैटर में डिफेमेशन हो जाए, तो लाइफ का फिलॉसफी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यह आगे कहता है, इस लाइन को तुम सब अपने वर्डिंग में लिख लेना, समझ लेना, क्योंकि हर एक आदमी का समझने का अपना अपना अंडरस्टैंडिंग होता है, तरीका होता है, लेकिन समझना जरूर इसको। ये बहुत प्यारी लाइन है। तो कह रहा है कि फिलॉसफी को डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर फिलॉसफी डिस्ट्रॉय हो तो नुकसान क्या होगा? वो कह रहा है कि दैट फिलॉसफी हैज पावर टू सस्टेन मैन करेज। एक व्यक्ति का जो करेज होता है, साहस होता है, वही फिलॉसफी उसको सपोर्ट करती है। वही फिलॉसफी कहता है कि यस यू कैन डू। तो यू कैन डू वाली जो पीछे से जो बैकअप आता है, जो मोटिव की तरह आता है, वही फिलॉसफी होती है। तब वह आदमी वी कैन डू का माइंड सेट करके आगे बढ़ता है। तो ये कहता है कि फिलॉसफी क्या करती है? मैन को करेज देती है। और करेज कहाँ बेस्ड होता है? करेज सेल्फ रेस्पेक्ट पर बेस्ड होता है। और सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है? जब कोई व्यक्ति जानबूझ करके उसके रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर दे, तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, तो करेज भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक अच्छी लाइन है, ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा ने लिखा है, इसको लिखना अपने सेमेस्टर में। और फाइनली इसमें यही कहा गया था कि इस फैक्ट को देखने के बाद में कंक्लूड किया जाता जा रहा है, तो इसे 5 लाख का कंपनसेशन मिलेगा। 5 लाख का कंपनसेशन मिलेगा, तो कहाँ से उसकी रिकवरी होगी? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, उसकी रिकवरी स्टेट तो देगा 5 लाख, लेकिन स्टेट कहाँ से 5 लाख की रिकवरी करेगा? स्टेट को कहा गया कि ये 5 लाख की रिकवरी उन पुलिस ऑफिसर से रिकवर करना, अ, उनकी सैलरी से रिकवर करना, कि जो इस तरह के एयरिंग ऑफिसर्स थे, एयरिंग ऑफिसर जिन्होंने जानबूझ करके ब्राइब लेकर के, करप्शन लेकर के, एक प्री प्लान वे में इसको डिस्ट्रॉय किया है, इसके लाइफ को, रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय किया है। उन्हीं एक्यूट पुलिस ऑफिसर से तो 5 लाख, उन्हीं उनकी सैलरी से 5 लाख की रिकवरी होगी। तो 5 लाख कंपनसेशन मिलेगा, तो 5 लाख कंपनसेशन तो स्टेट देगा, लेकिन स्टेट कहाँ से रिकवर करेगा? वह स्टेट, ये जो एयरिंग ऑफिसर थे, उनकी सैलरी से इसको रिकवर किया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि कंक्लूजन में निकल करके आता है कि 3 जजमेंट मैं साइड किया हूँ। नीलावती बेहरा केस है, जिसमें कि 1,50,000 कंपनसेशन दिया गया, 1.5 लाख का। आप देख रहे हैं कि हरदीप के केस में 2 लाख का कंपनसेशन है। आप देख रहे हैं कि महमूद नैयर वर्सेस आजम स्टेट का केस में आपको 5 लाख का कंपनसेशन दिया गया है। और एक मुझसे और गलती हो गई, मुझे एक केस और ऐड करना चाहिए था। अभी-अभी जब मैं आपको भेज रहा था, एक था कौन-सा खातून का केस था, कौन-सा खातून थी भाई, जिसको अभी मैं केस लिख कर के आपको दिया था, जिसको कि 50 लाख का कंपनसेशन दिया गया था। गुजरात विक्टिम जो थी, गुजरात राउटिंग की एक विक्टिम थी, उसको 50 लाख कंपनसेशन दिया गया था। अभी केस तो डिस्कस कर रहा था भाई।
जब मैं वो डिस्कस कर रहा था, जायरा शेख का केस डिस्कस कर रहा था, तो लास्ट में उस केस को डिस्कस किया था मैं। बिल्किस बानो। हाँ, हाँ, बिल्किस बानो का केस है। यस, 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 सर। तो ये तुम लोग बहुत यहाँ पे ऐड कर देना, ये बहुत ही अच्छा भी रहेगा, हम लोग का एक अपडेट भी हो जाएगा, और एक यहाँ पे बिल्किस बानो का केस ऐड हो जाएगा। ये 4 पॉइंट पर। वो 1 मिनट वेट। हाँ, एक एक केस था, बिल्किस बानो का केस था। एक बात और है, बिल्किस बानो केस भी है, और एक मैंने और करंट जजमेंट लिखा था, जिसमें कि वहाँ का एक था, मतलब इसरो के एक साइंटिस्ट थे। इसरो के साइंटिस्ट को जानबूझ करके अमेरिका कंपनियों की वजह से उनको फंसा दिया गया था, और इसरो के साइंटिस्ट को कई सालों तक जेल में रहना पड़ गया था, और पूरे साइंटिस्ट का, उस व्यक्ति का करियर पूरा का पूरा खत्म हो गया था। जो एक परमाणु मूवी बनी थी, उससे थोड़ा थोड़ा फैक्ट जो था उसका कनेक्टेड था। तो उस केस में भी उनको भी 50 लाख का कंपनसेशन दिया गया था। तो यहाँ पर हम दोनों केस ऐड करना होगा, हम दोनों को, मैं दोनों केस ऐड करके तुम लोगों को भेज दूंगा। एक बिल्किस बानो का केस है, जिसमें कि गुजरात राइटिंग के मामले में 50 लाख का कंपनसेशन दिया गया था, और एक इसरो साइंटिस्ट का भी केस है, अभी नाम मैं भूल रहा हूँ, उनको भी 50 लाख नंबी का। नारायण सर, हाँ, नंबी नारायण, हाँ, हाँ, इसरो ये साइंटिस्ट सर। ठीक ठीक है। एस नंबी नारायण। तुम लोग कितने तरह हो यार, तेज तरह, गुरु का भी गुरु तुम सब हो, नंबी नारायण। चलो, इन दोनों केस को मैं अपडेट कर दूंगा, तुम लोग अपने सिलेबस में उसको लिख देना, ठीक ना। हाँ, ये तो आज का केस मैंने बहुत ब्रीफ में और बहुत तेजी से खत्म कर दिया। कुछ पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, लग रहा है कुछ टाइम बचा हुआ है। एक केस है विटनेस प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग है, और नीलावती एक केस है, 1 मिनट का केस है। ओहो, मीटिंग तो नहीं कटी है। नहीं सर, नहीं सर, मीटिंग नहीं। 1 मिनट। नीलम कतरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सर। उसी को मैं सोच रहा हूँ, उसको थोड़ा सा लेकर के। देखो, नीलम कटारा का जो केस है, फैक्ट तो तुम लोगों को ही मालूम है। एक उसमें लव मैटर का मैटर रहता है, दीपक कटारा, एक डीपी यादव का एक उसमें रहते हैं, डीपी यादव गाजियाबाद के रहते हैं। कहने को तो बाहुबली हैं, ठीक है, लोग बाहुबली मतलब जो भी हो, वो एमपी भी रह चुके थे, और उनकी बेटी का नाम तो मैं भूल रहा हूँ कि उनकी बेटी का क्या नाम था। उनकी बेटी ने किसका एक कटारा के साथ लव अफेयर हो गया था। सर थोड़ा भारती यादव। भारती यादव था। अरे यादव का तुम सब नाम बहुत याद रखते हो भाई। पार्थ, घबरा मत, तुम्हारी शादी है यादव में करा दूंगा, तब पता चलेगा कि नहीं क्या होती है जाति बिरादरी। अरे सर घबराओ मत। पार्थ रेडी है सर, अरे पार्थ हर आपका जगह वेट कर। रेडी है वो। ये खुल नहीं रहा हो, पता नहीं। हाँ ठीक है, तो उसमें गाइडलाइन आई थी, तो कल मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ में लेकर के उसको डिस्कस कर दूंगा, और उसको एक आध क्लास और लेकर के उसको खत्म कर दूंगा, ठीक ना। तो आज का क्लास यहीं पर रहने देता हूँ। ओके, हाँ चलो, ओके, ठीक ठीक, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।